हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी बाय पढ़ो अब। अगर आप 2027 का अटैम्प्ट देने वाले हो तो ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं ये टॉप नॉच हैं आपके लिए। यूट्यूब पर इससे डीप में और इससे अच्छा अभी के लिए आपको कोई वीडियोस नहीं मिलेंगी करंट अफेयर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, ठीक है। तो देखो, आज की हमारी जो क्लास है वो उसका पहला जो न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है एसआईआर को। जो एसआईआर बिहार, बंगाल, बाकी जगहों पे इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा था, उनकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर ऐसा कर सकती है, उसके पास वो पावर है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन का पावर है। ये उन्होंने बोला फिर से, आर्टिकल 324 के अंदर ये सब कवर होता है। तो आपको इस न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही जानना है। एसआईआर ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत जो सिटीजन्स होते हैं सिर्फ वही वोट करें, ऐसा इंश्योर करने के लिए जो वोटर लिस्ट होती है किसी भी स्टेट में इलेक्शंस की, उनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि रिवाइज़ किया जाता है। इन रिवीजन के प्रोसेस में बहुत सारे जो नॉन एलिजिबल वोटर्स होंगे उनके वोट काटे भी जाते हैं। तो इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस पर आ गया, ठीक है। ओके, सो अगली न्यूज़ है आसाम पास है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। असम की गवर्नमेंट में जहाँ पे अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए और वहाँ पे हिमंत बिश्व शर्मा फिर से सीएम बने। बीजेपी से हैं ये सीएम वहाँ के, और बीजेपी सिंस एक राइट विंग पार्टी है, तो इनके मैनिफेस्टो में ही था कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करेंगे पूरी कंट्री में। सो एक्चुअली में ये कंट्री में अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट ये स्टेट वाइज चल रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ कुछ स्टेट्स में स्टेट वाइज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, जो नए एस्पिरेंट्स हैं पहली बार जिन्होंने तैयारी में शुरू की है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जो भी पर्सनल लॉज होते हैं अभी के लिए वो हिंदूज़ के लिए अलग होते हैं और मुस्लिम्स के लिए अलग होते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि एक कंट्री में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 44 में भी मेंशन है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, जिसके हिसाब से ये स्टेट, आप इसे क्लेम करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, बट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इम्प्लीमेंट कर सकती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी के लिए किन स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो पहला स्टेट था इंडिया का जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो गोवा था। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से, मतलब 1867 से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो 1867 में गोवा में कैसे अगर बाकी कंट्री में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे पोर्टुगीज़ रूल करते थे, ठीक है। तो पोर्टुगल का रूल था वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ तब से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था। आज़ादी के बाद बात करें, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने 2025 में लास्ट ईयर जाके पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया इंडिया में कहीं भी, ठीक है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस पर अगर पहला पूछे तो उत्तराखंड। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेकेंड स्टेट कौन सा था, तो वो गुजरात था, ठीक है। तो 2026 में गुजरात ने इम्प्लीमेंट किया, 2025 में उत्तराखंड ने। चलो अगली जो न्यूज़ है हमारी वो है कि गाइनाकैंथा खासियाका, ठीक है, ये एक स्पीशीज़ है। देखो अभी इस बार तो नहीं, बट इसके पहले जो प्रीलिम्स हुए थे उनमें स्पीशीज़ पे काफ़ी क्वेश्चंस आते थे। आपको स्पीशीज़ के नेम दे देगा और पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है। तो गाइनाकैंथा खासियाका ये बायोलॉजिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या है, लॉन्ग टेल्ड दुष्खावरिया, ठीक है। स्पेशल फीचर्स की बात करें है क्या एक्चुअल में, तो आप ऐसे याद रखो कि ये एक इंसेक्ट है। ये क्या है, एक इंसेक्ट है जिसको ड्रैगन फ्लाई भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई है, ठीक। आपको इस स्पीशीज़ के बारे में जो भी जानकारी ज़रूरी है वो मैं आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके अंदर 360 डिग्री का आई विज़न होता है। कितना, 360 डिग्री, ठीक है। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि इसके पास दो कंपाउंड आइज़ होती हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी में जो हायरार्की होती है वो ऑर्डर है इसका ओडोनेटा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 504 स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसके इंडिया में।
ठीक है। तो इंडिया में कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं इसकी? 504 स्पीशीज़ हैं और ये 5 स्टेट्स में बेसिकली फैली हुई हैं, असम में, महाराष्ट्र में, मेघालय में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में। ये मैं स्टेट्स आपको देखो याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये एंडेमिक नहीं है नॉर्थ ईस्ट के लिए। अभी हाल ही में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एक स्पीशीज़ पे कि क्या ये एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको बस ये याद रखना है कि ये एंडेमिक नहीं किसी रीजन में, ये ऑल ओवर द इंडिया हमें अलग अलग स्टेट्स में मिल रहा है। ठीक है। तो आइस की बात करें एनिमल्स में, जैसे है कंपाउंड आई आया था, तो कंपाउंड आई के साथ ही हम आइस की भी बात कर लेते हैं क्या होता है। तो एनिमल्स में 2 तरह की आइस पाई जाती है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बायोलॉजी हो जाएगी, आपको ध्यान देना है कि एनिमल्स में 2 तरह की आइस पाई जाती हैं। पहला सिंपल आई होता है और दूसरा कंपाउंड आई। सिंपल आई के केस में सिंगल लेंस मिलेगा और एक रेटिना होगा। रेटिना जो होता है ये एक पर्दे की तरह होता है जिस पर इमेज फॉर्मेशन होता है, रेटिना पर ही इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रेटिना जहाँ भी होगा वहाँ पे रॉड और कोन सेल्स भी होंगी, तो ये बेसिक बायोलॉजी का पार्ट है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो जहाँ भी रेटिना होगा और सिंगल लेंस होगा, ठीक है, आमतौर पे ये इस तरह से लेंस होता है, यहाँ से रेज आती हैं, रेज कन्वर्ज होती हैं, जहाँ पे कट करेंगी वहाँ रेटिना पे इमेज बनेगी। जैसे ही ये इमेज बनती है तो ये एक ही लेंस है तो एक ही इमेज यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सिंगल लेंस होगा, सिंगल रेटिना होगा, रॉड्स एंड कोन सेल्स होंगी और साथ ही साथ सिंगल इमेज फॉर्मेशन होगा रेटिना पे। इस तरह की आइस कहाँ मिलती हैं या किन तरह के एनिमल से मिलती हैं? तो वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं और सेफेलोपोड्स में। वर्टिब्रेट्स में ही मैमल्स आते हैं, मैमल्स भी आते हैं और भी लोग आते हैं, और मैमल्स में ही ह्यूमंस आते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे ह्यूमंस में कैसी आइज़ मिलती है तो सिंपल आई मिलती है। ठीक है, चलो अब अगर कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई में बहुत ढेर सारे यूनिट्स होती हैं, विजिबल यूनिट, जिनकी वजह से वो देख पाते हैं, जिनका नाम होता है ओमेटिडिया। क्या नाम होता है? ओमेटिडिया। ओमेटिडिया में देखो सिंपल और कंपाउंड आई में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर सिंगल इमेज बनती थी और यहाँ पर मोज़ैक फॉर्म में इमेज बनती है। जैसे आप देखोगे ना इस तरह से टुकड़े टुकड़े में इमेज के क्यूब्स जुड़ के आपको दिखते हैं, तो उस तरह से इनको दिखाई देता है। कंपाउंड आइज किस में पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स मिलते हैं बेसिकली, आपको इतना बेसिक बायोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला जो हमारा न्यूज़ है आज का वो इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि एक स्कीम होती है इंडियन गवर्नमेंट की जिसको हम पीडीएस कहते हैं। तो स्कीम कौन सी है? पीडीएस। ठीक है, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि जो राशन की शॉप होती है ना, राशन शॉप्स, उनको बोलते हैं पीडीएस सिस्टम के थ्रू आती हैं। ठीक है, तो स्कीम का नाम क्या है? सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सार्थक पीडीएस स्कीम को अप्रूव किया है। आपको सार्थक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर असिस्टेंस इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन। आप ये देखने मत जाना कि एक्रोनिम पूरा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ एक्रोनिम ऐसे ही बना देती है। ठीक है, आउटले कितना है इस स्कीम का? तो 25,530 करोड़ है। टाइम पीरियड कब तक है? जब तक 16th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है। और 16th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड कब तक है? तो 2026 से लेके 2031 तक, तो 2031 तक के लिए ये स्कीम का आउटले है 25,530 करोड़ रुपए। ठीक है, स्पेसिफिक डेट की बात करें तो 31 मार्च 2031 को, ऐसे याद कर लो, 31/3/31 इस डेट पर जाके ये सार्थक पीडीएस स्कीम बंद हो जाएगी। ठीक है, या इसका टाइमलाइन पूरा हो जाएगा। 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ी बात कर लें तो आर्टिकल 280 के अंदर ये बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनते हैं। क्यों बनते हैं? ताकि टैक्स डिवोल्यूशन की रिकमेंडेशन दे सकें गवर्नमेंट को कि कितना सेंटर्स और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो अरविंद पनगरिया साहब हैं। इस 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में एक फैक्ट और जान लो कि इन्होंने 41% का वर्टिकल डिवोल्यूशन बताया है 16th में। मतलब स्टेट्स को टोटल जो टैक्स का कलेक्शन है उसका 41%, जो सेंट्रल पूल है ना टैक्सेस का, उनका 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है सार्थक पीडीएस। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर और भी स्कीम्स होती हैं तो और स्कीम्स उनमें मर्ज कर दी जाती हैं। तो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर क्या क्या इंटीग्रेट किया गया? इसके पहले 2 स्कीम्स थी, एक स्मार्ट पीडीएस था और दूसरा स्कीम था असिस्टेंस टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एफपीएस डीलर्स। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम को मिला के अब क्या बना दिया गया है? सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम। ठीक है, आई होप थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको अगर यहाँ पे हो रहा हो तो फिर से देखो यहाँ पे स्कीम कौन सी है? सार्थक पीडीएस। पहले ये 2 स्कीम्स थी,
जिनको मर्ज करके आपस में ये अम्ब्रेला स्कीम बनाई गई है। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो। इसके अंदर क्या किया गया है, अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से रेडी हो सकता है। ठीक है, तो अम्ब्रेला स्कीम के अंदर में यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ लगाई जा रही हैं। क्या लगाई जा रही हैं? एडवांस टेक्नोलॉजीज़। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब एआई यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग यूज़ करेंगे और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, साइंस एंड टेक के ये टर्म्स हैं, आपको पता होने चाहिए। एआई, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन 3 तकनीक को यूज़ करके सार्थक पीडीएस स्कीम को चलाया जाएगा। ठीक, एक स्टैटिक फैक्ट और याद रख लो, क्योंकि अब जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसमें मल्टीपल फैक्ट्स आ रहे हैं, तो कोई भी ट्रिवियल फैक्ट वो पूछ लेते हैं तो आप ऐसे रैंडमली याद कर लो कि जून 1997 में टारगेटेड पीडीएस स्कीम इंडिया में लॉन्च की गई थी, जिसको टीपीडीएस भी कहते हैं। ठीक है, चलो अगला जो न्यूज़ है वो है नेशनल हेल्थ अकाउंट्स। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स किसने रिलीज़ किया? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया। इसमें खास क्या है कि ये 10th एडिशन है और इसको बनाता कौन है, ये आपके लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी में पूछेंगे। मैं जो भी करंट अफेयर्स आपके लिए कवर कर रहा हूँ पूरे के पूरे पीवाईक्यू बेस्ड हैं। जिस तरह का पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है या जिस तरह का पैटर्न वो आप चेंज कर रहा है वो सब आपको यहाँ पे देखने में आएगा। ठीक है, तो कौन प्रिपेयर करता है इसको? नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में ही आता है, तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटेरिएट ये प्रिपेयर करता है। इसके जो मेजर फाइंडिंग्स हैं ये आपके 2026 के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो 2027 में प्रीलिम्स देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रख लो कि ये मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चाहे 2026 वाला अटेम्प्ट देने जा रहे हो मेंस, अगर आपका प्रीलिम्स हो रहा है, और या फिर आप 2027 में फिर से प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले क्या ध्यान देना है आपको कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये जो शेयर है मतलब जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर था उसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का शेयर कितना था? तो 2013-14 में 64.2% था और 2022-23 में 43.4% हो गया, मतलब 21% डिक्लाइन हुआ है। ये क्या शो करता है कि लोगों का जो खर्च था, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी इनकम की हेल्थ पर, वो रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, ठीक है, वो सही परफॉर्म की, जिसकी वजह से पब्लिक का जो सेविंग्स थे, पब्लिक जो सेविंग होती वही खर्च करती हेल्थ पे और बाकी चीज़ों पे, वो सेविंग में सुधार हुआ है। मतलब पब्लिक अब बाकी चीज़ों पे अपने जो स्पेंडिंग है वो बढ़ा सकती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या है? गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन जीडीपी। जीडीपी में गवर्नमेंट का हेल्थ शेयर एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ा है। 2013-14 में ये 1.15% था और 2022-23 में 1.43% हो गया। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो 10th एडिशन की रिपोर्ट है इसमें सारा डेटा 2022 और 23 का है। तो अगर एग्जाम में आपसे लेट सपोज एक ऑप्शन बना देता है कि ये 2026 तक डेटा कवर करता है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो हेल्थ एक्सपेंडिचर शेयर इन जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये 3.78% से बढ़ा के 4.89% हो गया है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन पर कैपिटा टर्म्स, ये आप थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, आप याद कर लो, मेंस में बहुत कम आएगा। तो पहले ये 1042 था 2013 में और 2014 में, अब 2022 और 23 में कितना हो गया? 2786। ठीक है, 2.7 टाइम्स ये बढ़ चुका है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा टर्म्स में भी लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है। तो ये अच्छी अचीवमेंट आप मान सकते हो गवर्नमेंट की। शेयर ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास पहुंच चुका है। पहले 3.4% था, अब 9.2% हो गया। ठीक है, आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। एक न्यूज़ है जो आप सिर्फ हेडलाइन जान लो, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है मणिपुर को टू अपॉइंट आउटसाइडर डीजीपी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मणिपुर में वायलेंस चल रहा है पिछले कुछ लगभग 1 साल हो गए मणिपुर में वायलेंस होते हुए। ठीक है, या उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। यहाँ वायलेंस क्यों होता है? एथनिक वायलेंस है, मतलब 2 ग्रुप्स है बेसिकली, कुकीज़ है आई थिंक, है ना, तो 2 ट्राइबल ग्रुप है वहाँ पे जो आपस में वायलेंस कर रहे होते हैं आमतौर पे फॉर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड उनके बहुत सारे और भी रीजंस हैं। तो आप इस वजह से गवर्नमेंट ने बोला है, वहाँ के मणिपुर की गवर्नमेंट ने, कि हम जो डीजीपी है, ठीक है, डीजीपी पुलिस का हम अपने स्टेट कार्डर से बाहर से कोई बंदा लाकर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, चलो ये जो न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स एट लीस्ट। ठीक है, 3 ईयर्स में क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि आप जिन भी कोचिंग्स में पढ़ रहे होगे इसको सही से कवर करने में ही उनको 1-2 साल लग जाएंगे। और यूपीएससी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पहले शुरू में बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो धीरे धीरे वो क्वेश्चन को टफर साइड पे ले जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि क्वांटम क्या होता है। ठीक है, क्वांटम में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन तो क्यूबिट पर आया था, तो जब क्वांटम नई टेक्नोलॉजी थी तो क्यूबिट पर क्वेश्चन आया था। क्यों? क्योंकि जो क्यूबिट था ना ये सबसे बेसिक चीज़ हो गई है क्वांटम के टर्म्स में, तो बेसिक क्वेश्चन उसने पूछ लिए, धीरे धीरे उसने क्वेश्चंस को इंप्रूव किया। जैसे इस बार पूछा था उसने मैथमेटिकल ऑपरेशंस के टाइम से कुछ पूछा था, एआई और मशीन लर्निंग ये सब मिक्स करके। तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या होती है हमें ये ध्यान दे रहे हैं। क्यों ये न्यूज़ में क्यों आया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स बनाया था। क्या बनाया था? टास्क फोर्स। इस टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया है कि इंडिया के जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनको क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन क्या होता है? देखो अभी जो हमारा सिस्टम है ना वो एक तरीके से बोल सकते हो कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है। किस पे? बाइनरी सिस्टम पे। ठीक, जिसको अगर क्वांटम एडवांस हो गया ना तो वो ईज़िली ब्रेक कर लेगा। और अगर ईज़िली ब्रेक कर लेगा मतलब ये माना जा रहा है कि 2030s में ये पहला ब्रेकेज सामने आएगा जब कोई क्वांटम कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो हैक करेगा या उसका सिक्योरिटी ब्रीच करेगा। तो इसको बचाने के लिए टास्क फोर्स ने बोला है कि हमें क्वांटम सेफ चाहिए, मतलब क्वांटम से भी आगे की कोई चीज़, मतलब कि क्वांटम कंप्यूटर भी उसको आसानी से ना तोड़ पाए। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझ सकते हो। इस न्यूज़ से आपको 2 चीज़ें जाननी है, पहला कि इंडिया के क्रिटिकल सेक्टर्स कौन से हैं और दूसरा क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन क्या होता है। तो क्रिटिकल सेक्टर के बारे में पहले देख लेते हैं। इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? NCIIPC, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्नाइज करती है क्रिटिकल सेक्टर्स को। इंडिया में टोटल कितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं? तो 6 क्रिटिकल सेक्टर्स हैं ये। अच्छा एक चीज़ और जान लो, ये जो NCIIPC है ना ये IT एक्ट के सेक्शन 70 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, तो 6 कौन से सेक्टर्स हैं आप ये याद रख लो। पावर सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, टेलीकॉम है, ट्रांसपोर्ट है, स्ट्रेटजिक या डिफेंस है और गवर्नमेंट है। तो ये 6 सेक्टर्स हैं जो क्रिटिकल सेक्टर्स माने जाते हैं इंडिया के। इनकी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन क्या होता है। क्वांटम सेफ इंक्रिप्शन का ये 2 नाम और होता है, पोस्ट क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम रेजिस्टेंट कंप्यूटिंग। ठीक, ये क्या करेगा? जो सेंसिटिव डेटा है उसको क्वांटम कंप्यूटिंग की एज में सिक्योर करेगा। ठीक, थोड़ा डिटेल में इसको और समझते हैं। देखो डिटेल में समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है और उसके लिए पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो कंप्यूटर्स या कंप्यूटिंग बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक को आप बोलते हो क्लासिकल कंप्यूटर्स और दूसरे को क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर से काफ़ी एडवांस हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिट में काम करते थे, ना कि क्लासिकल की तरह बाइनरी प्रोसेसर्स में। ठीक है, क्लासिकल कंप्यूटर जो क्रिप्टोग्राफी करता है या जो कोड्स बनाता है वो कोड्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर बेस्ड होते हैं। आप मोर स्पेसिफिकली ऐसे बोल सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड होते हैं। किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन पर। ठीक है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको थोड़ा पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो क्लासिकल कंप्यूटर में कोई भी कोड बनाता होता था तो हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते थे 15-20 डिजिट का, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और फिर उस तरह से हम ऑथेंटिकेट करते थे कि अगर कोई पासवर्ड है लेट सपोज तो वो सही यूज़ हो रहा है कि नहीं। इस तरह की चीज़ जो भी ऑपरेशंस होती है ना कंप्यूटर्स में या जो भी कैलकुलेशंस थी वो इस तरह से काम करता था क्लासिकल में। क्वांटम में क्यूबिट प्रोसेसर्स होते हैं। ये मैथ प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें भी, मगर वो मैथ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं जो कि क्लासिकल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों के लिए डिफ़िकल्ट हो, और क्लासिकल के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वांटम इनक्रिप्टोग्राफी किया है तो क्लासिकल कंप्यूटर्स उसे नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक, बट अगर कोई क्वांटम के लेवल का है तो कोई क्वांटम कंप्यूटर उसे बहुत मेहनत करके तोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैटिस प्रॉब्लम सॉल्व करने पे बेस्ड होता है। लैटिस प्रॉब्लम सॉल्व करने बेस्ड होता है, बस आप ये याद रखो। क्लासिकल में प्राइम फैक्टराइजेशन और क्वांटम में लैटिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको इस डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर, पोस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी पर और क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में, तो आपका होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा साइंस एंड टेक का। ठीक है, चलो अभी के लिए आपको याद रखना है कि 3 तरह की क्वांटम
पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी स्टैंडर्ड अप्रूव की गई है। पहला नाम है MLKEM, दूसरा MLDSA और तीसरा SLHDSA। ठीक है, ये मार्क करके रख लो, क्या पता UPSC इसको सिर्फ स्टेटमेंट्स में ऐसे पूछ लेगी KEM मतलब MLKEM MLDSA ये क्या है, बस ऐसे देके UPSC पूछ सकता है। आप PYQ उठा कर देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो ये किसने रिकॉग्नाइज़ किए तीन स्टैंडर्ड्स को? USNIST, ये यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। चौथे की बात चले जिसका नाम है FNDSA, ये फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। अब अपने आखिरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी न्यूज़ हमारी ये है कि हंगरी के जो पार्लियामेंट है उसने वोट किया है कि हम ICC के मेंबर बने रहेंगे। क्या मतलब, पहले निकले थे क्या बाहर? हाँ, इसके पहले जो वहाँ गवर्नमेंट थी उन्होंने ICC से खुद को बाहर रखने का फैसला किया था। ये ICC क्रिकेट वाला नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाला है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग में है। कहाँ पर? द हेग। ये कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड्स। ठीक है, नीदरलैंड्स के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 18 इलेक्टेड जजेस होते हैं जिनका टेन्योर 9 ईयर का होता है और ये टेन्योर नॉन रिन्यूएबल होता है, आपको याद रखना है। टेन्योर कितना है? 9 ईयर्स का, और ये नॉन रिन्यूएबल टेन्योर है। ठीक है, चलो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आप और जान लो कि ये किस तरह के मैटर्स को देखता है। तो जो भी मैटर्स इंटरनेशनली जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये 4 तरह के केसेस को ICC हैंडल करता है। इसके अलावा इनसे किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ICC एक्चुअल में क्या है? प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स है, आपको याद होना चाहिए। परमानेंट जुडिशियल बॉडी है, द हेग में इनका हेडक्वार्टर है। रोम स्टैट्यूट 1998 से इसका फॉर्म किया गया था। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आप याद रखोगे कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, और साथ ही साथ ये UN का पार्ट नहीं है। ठीक, चलो आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों से भी आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।